आगामी एग्जाम में जिसमें भी जीके पूछा जाता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये जो है टेस्ट नंबर आपका 34 होगा। इससे पहले हमने 33 तक करवा रखा है। आपका अभी टेस्ट जो है एक पीछे हो गया है, तो वो आपके टेंशन नहीं लीजिए, वो मेरा काम है, वो हम आपको करवा देंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका टेस्ट में जो है नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये आपका होमवर्क सीरीज जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग जो है सबसे पहले बजट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि अब जो है करंट आपका जो है क्या होगा, टॉपिक वाइज लिया जा रहा है। करंट क्या लिया जा रहा है, टॉपिक वाइज लिया जा रहा है। अभी जो है बजट चल रहा है, इसके बाद जिस तरह का टॉपिक आएगा उस तरह से आपको हम कवर करा दिया जाएंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 40 से लेके 50% तक आपका सिलेबस कवरेज हो चुका है। अब जो जिसे 50% आपको छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके ही रहना है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्या है। मतलब उधार को छोड़कर बोल रहा है, तो यहाँ पर कुल व्यय की बात कर रहा है कि कुल प्राप्तियां की बात जब करेगा तो यहाँ रखिए कुल प्राप्त राशि कितने हुए। तो प्राप्त राशि की बात करेगा तो 34.96 लाख करोड़, क्या बोलेंगे, 34.96 लाख करोड़ जो है याद रखिएगा ये प्राप्त हुए थे। और इसमें जो व्यय की बात किया गया है, व्यय कितना किया गया है, 50.65 लाख करोड़, क्या बोलेंगे, 50.65 लाख करोड़ जो है किस क्या किए गए थे, तो व्यय कर रहे थे। तो क्या हुआ, याद रखिएगा, आपको प्राप्त हुआ इतना, खर्च हो गया इतना, तो इसमें क्या करना पड़ा, घाटे का सौदा करना पड़ा, क्या बोलेंगे, घाटे का सौदा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तुअर उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में पेश किया गया है। तो यह जो है याद रखनी है 2025 और 26 के बजट में पेश किया गया है। किसमें किया गया है, 2025 और 26 के बजट में पेश किया गया है, ये चीज़ याद रखनी है। बजट की बात करेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेपरलेस बजट जो है किसने पारित किया, पेपरलेस बजट जो है कितने पारित किया, तो याद रखनी है निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, निर्मला सीतारमन हो जाएंगे, ठीक है। भारत में जो है पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 ईस्वी में। कब किया गया था, 1860 ईस्वी में। यहीं पर पूछा जाएगा कि गणतंत्र भारत जो है, गणतंत्र भारत को किसने पेश किया था, तो याद रखनी है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो यहाँ पर पूछा जाएगा, तो याद रखनी है कौन हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉन मथाई। यहीं पर आपको पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पारित किया था, तो आर सनमुखम शेट्टी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर सनमुखम शेट्टी को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो असम राज्य में। कहाँ पर, असम राज्य में। और इसका जिला भी हो सकता है, आपको पूछ दिया तो जिला आपको याद रखनी है नामरूप। क्या याद रखेंगे, जिला जो है नामरूप याद रखेंगे, ठीक है। अभी जो है याद रखनी है 43वें क्रम का जो है यूनेस्को धरोहर कहाँ से साबित हुआ है, तो असम से ही। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोइद्दम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोइद्दम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी। तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की बात करेगा किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है स्किल इंडिया योजना के द्वारा। किसके द्वारा, स्किल मिशन इंडिया बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्किल मिशन इंडिया के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर से इंडिया लिख देते हैं, इंडिया के द्वारा स्किल इंडिया मिशन बोल सकते हैं। इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किया गया था। विनिर्माण की बात जो है किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखनी है, बोल सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र में आता है। किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो सरकारी स्कूल में जब भी बात करेगा तो यहाँ याद रखिएगा कितना इलेक्ट किया गया था, तो ये पहले था 30,000, लेकिन अभी जो है वर्तमान में कितना कर दिया है, 50,000 कर दिया है। कितना कर दिया है, 50,000 जो है अटल टिकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। और ये लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है, 2030 तक लक्ष्य रखा है। और बोल रहा है कि क्यों इसमें कर रहा है, तो याद रखनी है वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, बोल सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है बढ़ावा देने के लिए इसमें ये चीज को खोलने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि
को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो उन्नत राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो पहले कितना था, तो याद रखनी है 10,000 था, कितना था 10,000 राशि किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब जो है इसको राशि को क्या कर दिया है, 30,000 रुपया कर दिया गया है। और बोल सकते हैं ये जो किसके लिए था, तो बोल सकते हैं ये जो स्ट्रीट वेंडर होता नहीं है, स्ट्रीट वेंडर, इसको याद रखिएगा। स्ट्रीट वेंडर मतलब कि बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं रोड के किनारे जो है दुकान लगाता है, रोड के किनारे जो दुकान लगाता है उसी को बोला गया कि सरकार जो है 10,000 रुपया पहले दिया जाता था, अब 30,000 रुपया देगा और ब्याज मुक्त देगा। क्या बोलेंगे, ब्याज मुक्त राशि दिया जाएगा। क्या बोलेंगे, ब्याज मुक्त राशि दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो यह पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या बोलेंगे, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, एयरपोर्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका नाम क्या है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, जयप्रकाश, बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। क्या बोलेंगे, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। इसको जो है क्या दिया गया है, तो याद रखनी है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया, यानी बजट जो है 2025 के लिए कब और किसके द्वारा पेश किया गया है, यह चीज़ पूछा गया है। तो बजट कब पेश किया गया है, 1 फरवरी 2025 को किया गया था। कब किया गया था, 1 फरवरी 2025 को। और किसके द्वारा किया गया था, निर्मला सीतारमन। क्या बोलेंगे, निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे आयकर की दर के अनुमान 24 लाख से अधिक की आयकर का कितना टैक्स होगा, 30%। क्या बोलेंगे, 30%। और अभी जो है याद रखनी है 12,75,000, बोल सकते हैं 12,75,000 की राशि पर मुक्त कर दिया। क्या बोलेंगे, पहले कितना था, 7 लाख था, अभी जो है 12,75,000 राशि को आप अगर बैंक में रखते हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया था, तो पूर्वोत्तर विकास योजना को बात करेंगे तो ये 2024-25 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2024-25 में शुरू किया गया था। तो इस तरह के सवाल को एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को कब के बजट से अलग पेश किया गया था। देखिए एक बजट आया था 1951 से लेके 52 में, इसमें क्या बोला गया था, तो याद रखनी है इसमें जो है आर्थिक बजट, क्या बोलेंगे, आर्थिक बजट को साथ किया गया था। क्या किया गया था, आर्थिक बजट को याद रखनी है साथ किया गया था। किससे, तो याद रखनी है आर्थिक बजट को साथ किया गया था। और किससे किया गया था, सामान्य बजट से। लेकिन वही बात किया जाता है 1964 का, जब 1964 में क्या कर दिया, तो इन दोनों को अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1964। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितना किया गया था, तो याद रखनी है 90,000 लाख करोड़ रुपया। कितना, 90,000 लाख करोड़ रुपया। तो इसको भी याद रखनी है, यहाँ से आगे आपको सवाल जहाँ से दिया जाता है। ठीक है, सॉरी 90,000 करोड़ रुपया यहाँ पर लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, 90,000 करोड़ रुपया यहाँ पर आपको राशि आवंटित की गई थी। किसके लिए, तो याद रखनी है पीएम किसान योजना के लिए। ठीक है, और ये जो देना जाना था कितना था, 6,000 रुपया दिया जाता है, 6,000 रुपया। और ये बोल सकते हैं 2 किस्त में दिया जाता है, सॉरी 3 किस्त में दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान स्वनिधि योजना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह हो जाएगा अपना बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। पहले करे जाने की बात था केरल, लेकिन अब जो केरल से हट गया है, अब कहाँ पर होगा, बिहार में होगा। आगे की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है, मतलब कौन सी योजना जो है किसानों का फसल बीमा बढ़ाने पर केंद्रित किया गया है, कौन सी योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखनी है प्रधानमंत्री किसान फसल योजना। क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना को बढ़ाने का ये पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ कब आया था, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना 2016 में। ये देखिए रिवीजन है। बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन बनाए गए थे, 4 इंजन बनाए गए थे। पीएम धनयान योजना के लिए कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो 1.7 करोड़ किसान जो है लाभान्वित होंगे। केसीसी के लिए लोन 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है, 5 लाख। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यानी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत यहाँ पर पूछा गया कब हुआ था, तो 2025 में हुआ था। कब हुआ था, 2025 में। ये भी आपका उसी से है। गिग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा, ये जो किया गया था जन आरोग्य योजना के द्वारा। किसके द्वारा, जन आरोग्य योजना के द्वारा शुरुआत किया गया था। एमएसएमई के तहत आवंटित गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 करोड़ कर दिया है।
पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत किया गया था? तो याद रखनी है भारत ज्ञान मिशन। क्या बोलेंगे? भारत ज्ञान मिशन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए। उड़ान योजना के तहत किसने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा? बोल सकते हैं कितना? तो 120। कितना बोलेंगे? 120। ये जो है आप कल और पहले का जो पढ़ाया हुआ था उसका ये रिवीजन सीरीज था, ये हमने आपको करवा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? ये दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में। बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब होता है? 1902 में। और बोल सकते हैं इनका मृत्यु कब होता है? 1979 में इनका मृत्यु हो जाता है। इन्हीं के द्वारा 1974 ईस्वी में क्या चलाया जाता है? संपूर्ण क्रांति चलाया जाता है। क्या बोलेंगे? संपूर्ण क्रांति चलाया जाता है। और संपूर्ण क्रांति के द्वारा ही, याद रखिएगा, रोकने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या चलाया गया? इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा क्या चलाया गया? और आंतरिक अशांति पर आपातकाल लागू किया गया। क्या बोलेंगे? आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, ये सब बात को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषतः मिस्र में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो सहारा में जब भी चलेगा तो सहारा में क्या बोलते हैं? खामसिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? खामसिन के नाम से जानते हैं। वहीं बात करेंगे ये जो चीन में चलता है, चीन में कौन सा चलता है? तो याद रखनी है हरमट्टन। क्या बोलेंगे? हरमट्टन चलता है। ठीक है, तो ये सब बात को एकदम याद रखिएगा। भारत की गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया था? ये जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है जहांगीर के शासनकाल को हम लोग स्वर्ण स्वर्ण स्थापत्य का स्वर्ण का स्थापत्य का बोल सकते हैं। मतलब कि बोला जाता है कि स्वर्ण स्थापन का काल बोला जाता है किसके? जहांगीर के काल को। ठीक है, अब यहाँ पर है बैरीनाग। बैरीनाग जो है कहाँ पर है? तो याद रखनी है झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील से निकलती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये बैरीनाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जहांगीर ने, याद रखेगा, एतमत उद्दौला की मकबरा बनाया था, ये भी याद रखनी है। और एतमत दौला की मकबरा कहाँ पर बनाया गया था? मकबरा जो है बनाया गया था। और बोल सकते हैं कि ये जो है वाइट पत्थर से बनाया गया था, उजला पत्थर से। और ये कहाँ पर बनाया गया है? नी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और ये बनाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो नूरजहाँ के द्वारा। और नूरजहाँ कौन था? तो जहांगीर की पत्नी थी। और ये किसके? अपने पिता के पुत्र, बोल सकते हैं ब्यास बेगम की, बोल सकते हैं ग्यास बेगम की जो है, बोल सकते हैं ब्यास बेगम की याद में बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया? तो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं कराची अधिवेशन। कौन हो जाएगा? कराची अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कराची अधिवेशन की बात करेगा तो ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी, बोल सकते हैं, अधिवेशन में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्या बोलेंगे? काले झंडे जो है इसी अधिवेशन में दिखाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और 30 का 30 सदस्य कहाँ से होता है? लोकसभा से होता है। कहाँ से होता है? लोकसभा से। और इसी के मित्र के रूप में कौन कौन करता है? तो याद रखनी है लोक लेखा समिति। क्या बोलेंगे? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि याद रखनी है 15 सदस्य आपको लोकसभा से होता है। और 7 सदस्य की बात करेंगे तो ये राज्यसभा से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करेंगे, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा इनके द्वारा जो है कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस का नाम किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी का। कांग्रेस का अधिवेशन इनके द्वारा 3 बार किया गया था। एक बार 1886,
दूसरा बात 1893 और तीसरा बात करिएगा तो 1906। 1886 में कहाँ पर कहते हैं कलकत्ता का अधिवेशन किया गया था, 1893 में लाहौर का अधिवेशन किया गया था और 1906 की बात करेगा तो ये भी कलकत्ता का अधिवेशन किया गया था। इनको जो है याद रखिएगा, इनका एक पत्रिका हुआ करता था, उस पत्रिका का नाम क्या था, रप्त गुप्तार। क्या बोलेंगे, रप्त गुप्तार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनका एक पुस्तक भी हुआ करता था, उस पुस्तक का नाम क्या था, द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे, द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किसे प्रदान दिया गया था, तो ये 1958 में दिया गया था। और ये किसको दिया गया था, तो याद रखनी है विनोबा भावे को। क्या बोलेंगे, विनोबा भावे को। तो याद रखनी है 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन हुए, तो ये विनोबा भावे हुए। और इनके द्वारा जो है 1951 में क्या चलाया गया था, भूदान आंदोलन चलाया गया था। क्या बोलेंगे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। यहीं पर बात करेगा, याद रखनी है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर बीपीएससी तीसरा भी पूछ दिया गया है, तो वो हो जाएगा ब्रह्मदत्त। कौन हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग के लिए राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है संविधान के 51 आर्टिकल में है और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं डीपीएसपी हो जाएगा। यहाँ पर भाग पूछ रहा है तो भाग हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल है। तो सभी आर्टिकल को एक बार बेजोड़ तरीके से देखिए। 36 में क्या बोला गया है, डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 37 में क्या बोला गया, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो न्यायालय में वाद योग नहीं होगा, ठीक है। 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी के बारे में बात किया गया है। 39 में क्या है, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में है न्याय संगत विधियां। 43 में है निर्वाह योग मजदूरी। 44 में है समान सिविल संहिता। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में SC ST का उपबंध है। 47 में पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 49 में है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा विदेशी शांति। तो ये आपको ध्यान देके चलते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तथा इसमें कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेगा तो ये 1848 और 49 के बीच हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन थे, तो डलहौजी थे। कौन बोलेंगे, डलहौजी हो जाएगा राइट आंसर, डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर बात करेंगे 3 युद्ध लड़ा गया था। एक बोल सकते हैं चिलियांवाला का युद्ध। क्या बोलेंगे, चिलियांवाला का युद्ध हो जाएगा। और एक बात करिएगा तो ये हो जाएगा गुजरात का युद्ध। क्या बोलेंगे, गुजरात का युद्ध हो जाएगा। और एक बात करेंगे रामनगर की युद्ध। क्या बोलेंगे, रामनगर का युद्ध। ये तीनों युद्ध जो है याद रखनी है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सही सुमेलित करना है। अवध किसान सभा की स्थापना कब किया गया था, 1920 में। आंध्र प्रांतीय सभा की स्थापना कब किया गया था, 1928 में। बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1937। यहीं पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्या बोलेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में पश्चात शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये याद रखनी है राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा मोहन राय किसके यहाँ काम करता था, तो याद रखनी है अकबर सेकंड के द्वारा। किसके यहाँ, अकबर सेकंड के द्वारा। और अकबर सेकंड ने इसको किसकी उपाधि दिया था, तो राजा की उपाधि दिया था। किसके दिया था, राजा की उपाधि दिया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहीं पर बात करेंगे मिरातुल अखबार। क्या बात करेंगे, मिरातुल अखबार किसकी पत्रिका है, तो राजा राम मोहन राय की। वहीं पर बात करेंगे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी भी किसकी रचना है, तो याद रखनी है ये भी रचना हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रथम व्यक्ति समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो इसको याद रखनी है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में जो है क्या किए थे, तो याद रखनी है आर्य समाज की स्थापना किया था। क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन कौन है? तो बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से जो है प्रसिद्ध आंदोलन यहाँ पर पूछा गया, तो याद रखनी है ये कौन हो जाएगा? यंग बंगाल आंदोलन। कौन हो जाएंगे? यंग बंगाल आंदोलन हो जाएंगे। बोल सकते हैं यंग बंगाल आंदोलन हो जाएंगे। और यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ था? 1826 में हुआ था। और ये इसको किसके द्वारा? तो याद रखनी है हेनरी बोल सकते हैं डेरिजियो। क्या बोलेंगे? इसका संपादक कौन थे? हेनरी डेरिजियो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ठीक है। गौरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती। हिंदू महासभा ये जो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, ये आपका गलत हो जाएगा। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो गलत हो गया ये हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के बोल सकते हैं संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, हिंदू महासभा हो जाएंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, हिंदू महासभा का कौन है, ध्यान से उतर गया है। ठीक है, चलिए किस एक्ट के तहत विवाह की लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था? तो याद रखनी है शारदा अधिनियम। क्या हो जाएंगे? शारदा अधिनियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा दासता का यानी कि दास प्रथा, इसको पूरा समझिए, दास प्रथा का प्रतिबंध किया गया तथा जिसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? देखिए दास प्रथा अधिनियम पूछेगा तो ये तो 1833 का अधिनियम हो जाएगा, लेकिन इसको समाप्त कब किया गया था? 1843 में। और किसके द्वारा? याद रखनी है एलन बरो के द्वारा। किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा। ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति की बात करेगा तो ये 1938 में, और बिहार दरोगा में लगभग 3 बार ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, और ये जो लाया गया था किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पत्रिका लाया गया था। ठीक है, योजना। आगे की बात करेंगे, पंचायत के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत के सदस्यों के निहरता मतलब बोल सकते हैं फेल, तो 243 का एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 243 का एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन की बात करेगा तो ये अमाशय से शुरू हो जाता है, और ये अंतिम रूप से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। वही अमाशय से याद रखिएगा किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। और छोटी आंत में बात करेंगे तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति और कलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो सोहन संस्कृति को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण युग। क्या बोलेंगे? मध्यपाषाण युग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर फलक संस्कृति होगा, फलक संस्कृति को हम लोग बोलते हैं नवपाषाण युग। क्या बोलेंगे? नवपाषाण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में मानव का पहला अस्थिपंजर प्राप्त हुआ था? मानव का पहला अस्थिपंजर जो है किस काल में पूछ रहा है कि प्राप्त हुआ था? तो मध्यपाषाण में। किसमें हुआ था? मध्यपाषाण में हुआ था। ठीक है, मध्यपाषाण में हुआ था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ले सकते हैं ऑप्शन में, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन काल पूछा है तो यह हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिला है? तो मेहरगढ़। क्या बोलेंगे? मेहरगढ़ से मिला है। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। आगे की बात करेंगे, मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहां अवस्थित है? तो मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला यहां पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, इंदिरा गांधी बोल सकते हैं, यहाँ पर से लिखिए इंदिरा गांधी संग्रहालय। ठीक है, इंदिरा गांधी संग्रहालय हो जाएगा। और ये संग्रहालय कहाँ पर है? तो याद रखनी है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और बोल सकते हैं सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? तो इंदिरा गांधी संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी पर प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले खनिजों का विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, और यहाँ पर नीचे इसका सवाल दिया गया है, और कैल्शियम है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आपको याद रखनी है सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन के बाद यहाँ पर देख लीजिए और क्या क्या है, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम और आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है आयरन हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में तब जाके क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। तो ये आपका जो है अवरोही क्रम में था, यानी घटते क्रम में, तो ये आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे कहा जाता है? ये चेन्नई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चेन्नई को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। किस पे बनाया गया? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। और याद रखनी है नागा अर्जुन सागर परियोजना। क्या बोलेंगे? नागा अर्जुन बांध परियोजना जो है किस पर बनाया गया? तो ये भी कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखनी है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र के
महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, चलिए इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया तुंगभद्रा, क्या होंगे, तुंगभद्रा हो गया, और याद रखनी है मालघाट हो गया, क्या हो लेंगे, मालघाट हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना की जब भी बात करेगा तो ये हो जाएगा नागपा झाकड़ी, क्या बोलेंगे, नागपा झाकड़ी परियोजना हो जाएगा। और नागपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, हाँ बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और किस नदी पर हो जाएगा? सतलज नदी पर, क्या बोलेंगे, सतलज नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है तथा राज्य क्षेत्र अवस्थित है? तो ये कौन हो जाएगा? चोलामू झील, कौन हो जाएगा? चोलामू झील हो जाएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर है। और ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये दोस्तों सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग का कौन सा पठार है? तो ये याद रखनी है, मालवा का पठार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मालवा का पठार याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो ये सब मध्य हिमालय के भाग में आते हैं। किस में आते हैं? मध्य हिमालय के भाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला में दक्षिण भाग में पालघाट दर्रा अवस्थित है? तो ये नीलगिरी क्षेत्र में है, कौन हो जाएगा? नीलगिरी पर्वतीय श्रृंखला में, क्या बोलेंगे? नीलगिरी पर्वतीय श्रृंखला में। और पालघाट धल्ला जो है याद रखनी है, केरल को कहाँ से जोड़ता है? केरल के कोयम्बटूर को याद रखनी है, बोल सकते हैं, सॉरी केरल के कोचीन को जो है याद रखनी है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर को जोड़ता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपवाह तंत्र के अनुसार नदियां मुख्य रूप से कितने स्थानों में समाप्त हो जाती है? अपवाह तंत्र के अनुसार समाप्त हो जाती है तो दो ही होगा, एक आपका अरब सागर हो जाएगा, ठीक है, अरब सागर हो जाएगा, और दूसरा की बात करेगा तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। नदी यहीं पर गिरती है, जो भी गिरती है बंगाल की खाड़ी, जैसे इधर नदी गिरने वाली कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। वहीं अरब सागर में गिरने वाली हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, मांडवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किधर हो जाएगा? तो अरब सागर में गिरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पश्चिमी, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ पर भाग जो होगा तो याद रखनी है, ये किसके द्वारा होता है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा बारिश यहाँ पर की जाती है। आगे की बात करेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना NPP के तहत पहली नदी इंटरलॉकिंग परियोजना किन राज्यों को लाभ होगा? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ होगा। और ये सभी जो है केन बेतवा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत अवस्थित है? तो याद रखनी है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है संबंधित है, ठीक है, अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या सैंडल हिल के किस अवस्थिति में है? तो याद रखनी है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान। और इसकी बात करेंगे, सैंडल पीक की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो याद रखनी है सैंडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। और इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो लगभग 738 मीटर होते हैं। आगे की बात करेंगे, रामेश्वरम नामक प्रमुख तीर्थ स्थान किस द्वीप पर है? तो यह हो जाएगा पंबन द्वीप पर। किस पे हो जाएगा? पंबन द्वीप पर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे, निसी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर करेगी? अरुणाचल प्रदेश में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख को। किसको जाना जाता है? लद्दाख को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है। यह 3 खंड कौन कौन है? तो इस तरह से जब आप भारत की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर से जो है ये हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कोक्कन, क्या बोलेंगे? कोक्कन। और एक याद रखिएगा, ये आपका जो कोक्कन हो गया, एक हो जाएगा कोरोमंडल तट, क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट हो जाएगा। और एक की बात करेगा तो एक हो जाएगा मालाबार तट, क्या बोलेंगे? मालाबार तट जो है संकीर्ण चौड़ाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, ये चीज़ क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, यानी 5वें भाग को जो संभालता है वो कौन है, ये चीज़ पूछा गया। तो ये आपका जो है बंदरगाह का यहाँ पर पूछा जाए तो ये जो है कांडला बंदरगाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांडला बंदरगाह होना चाहिए। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है। हमारी पृथ्वी पर जो है लघु ज्वार भाटा बनने का क्या कारण है, तो याद रखनी है समकोण वाला स्थिति, यानी कि समकोणीय स्थिति है। क्या है, समकोणीय अवस्थिति है भारत का, इसीलिए जो है हमारी पृथ्वी जो है लघु ज्वार भाटा बनाती है। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो ब्राजील की जलधारा ये याद रखनी है गर्म जलधारा है। गल्फ जलधारा ये भी एक प्रकार का गर्म जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ये एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। और क्यूरोसियो जलधारा ये एक प्रकार का गर्म जलधारा है। देखिए ये तीनों जो है कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है। कहाँ हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, और ये कहाँ पर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। आपको क्या पूछा गया है, ठंडी, तो ठंडी हो जाएगा फॉकलैंड जलधारा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायकों वाले किस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायकों वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और एक होता है 70वां संविधान संशोधन 1991, इसमें इसको क्या कर दिया, यहाँ का जो है विधायक जो है बोल सकते हैं निर्वाचित विधायक जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। आगे की बात करेंगे, संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संघ शासित प्रदेशों में तो ये कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा, तो 241 का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 241 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके दो या केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया गया, जिसे दादर नगर हवेली और दमन और दीव से नाम से जाना जाता है। तो ये 240 आर्टिकल में मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था। तो 4 भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश क्षेत्र, चिपनड़ी से क्षेत्र, और बोल सकते हैं ये जो प्रांत सब था उसको 4 भागों में बांटा गया था। किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। किस संशोधन के द्वारा यहाँ पर पूछा गया, किसको जो है शामिल किया गया है, ये चीज पूछा गया। किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो इसको शामिल किया गया है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ये जो है इसका देख लीजिएगा एक बार, इसको जो है शायद 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अभी जो हमने बताया वही चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए राज्यसभा के में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। तो याद रखिएगा, अगर राज्यसभा की बात करेगा तो इसमें जो है कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक जो है पांडुचेरी हो जाएगा और एक दिल्ली हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायक बनाने का अधिकार दिया था। किस वर्ष, ये तो याद रखनी है, ये 1962 में। कब दिया था, 1962 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कानून, धन, बजट, सेवाओं को प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामले के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल किसे बनाया गया। ये हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। किसको बनाया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था। तो ये हो जाएगा पांडुचेरी। कौन हो जाएगा, पांडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधित अधिनियम कब आया था। तो अधिनियम की जब भी बात करेगा तो अधिनियम 2019-20 में आया था, 19 में, और इसको मिलाया कब, 2020 में। और किस बोल सकते हैं किस आर्टिकल के द्वारा, 240 आर्टिकल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार को कौन सी भारत रेखा अलग करती है। तो ये तो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कौन हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये जो है आपका कल का होमवर्क सीरीज है। ऐसे ही फिलहाल तो ये हो गया है, हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। और सुबह जो है बिहार दरोगा का जो हम अभी दे रहे हैं लेटेस्ट वाला प्रीवियस ईयर, उसको आप लोग बहुत ज़्यादा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या उसका वैल्यू है, आगे जाके वही आपको काम देगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।